नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लास हुई हिसाब से जो अपनी आज की जो एमसीक्यूज रहने वाली है वो रहेगी यहाँ पे दोस्तों सीरीज नंबर 45। ध्यान रखना है। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की प्रश्न उत्तरी में अपन ध्यान रखना है, आज की प्रश्न उत्तरी में अपन करेंगे यहाँ पे 80 क्वेश्चन। ध्यान रखना है, 80 क्वेश्चन आज की प्रश्न उत्तरी में अपन करने वाले हैं। लेकिन वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, उसमें से 2 स्टेप में अपन कंप्लीट करेंगे, यानी 50 एमसीक्यूज 1 और इसके बाद में 30 एमसीक्यूज अपन यहाँ पे करेंगे। तो 2 अलग अलग प्रकार से अपन यहाँ पे 80 क्वेश्चन करेंगे। तो कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करते रहे। और दोस्तों, यहाँ पे क्लास शुरू करने से पहले आप एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, ताकि अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर दे। दोस्तों, बहुत ही कम टाइम अपने पास बचा है, तो अपने को यहाँ पे इस टाइम को सदुपयोग करते हुए यानी कंटिन्यू क्लास लेते हुए इसको कंप्लीट करना है और अपना टारगेट भी अचीव करना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, क्रायोथेरेपी का अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ पे जो क्रायोथेरेपी है इसका अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे 80 क्वेश्चन है, तो समय बहुत कम है। तो यहाँ पे जल्दी से अपने को आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है। तो प्रश्न नंबर 1, क्रायोथेरेपी का अर्थ क्या है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शीत चिकित्सा, यानी ठंडे पानी से जो चिकित्सा की जाती है वो क्रायोथेरेपी कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर टू रहेगा दोस्तों यहाँ पे अस्थिभंग का अर्थ है। दोस्तों, यहाँ पे अस्थिभंग इसका अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अस्थिभंग को अपनी इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका अर्थ क्या है, अस्थि का टूट जाना, अस्थि के सिरे स्थान में खिसक जाना, अस्थि का खिंचना, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अस्थिभंग का जो अर्थ रहेगा दोस्तों यानी अस्थि का टूट जाना। ध्यान रखना, अस्थिभंग का अर्थ क्या होता है प्रश्न नंबर 2 में वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अस्थि का टूट जाना, वो अस्थिभंग कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों, खेल संबंधी चोटों का पुनर्वास इसका प्रयोग कर किया जाता है, यानी खेल जो संबंधी चोट है तो उनको ठीक करने के लिए रिहेबिलिटेशन उनको करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। कल भी अपन ये प्रश्न देखा था दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न 2, खेल संबंधी चोटों को पुनर्वास में उसका उपयोग कर ठीक किया जाता है। तो कैलिस्थेनिक यानी फ्री हैंड एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम सुधारात्मक व्यायाम भी और बिना उपकरण के व्यायाम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का। कल की प्रश्न उत्तरी में अपन यहाँ पे सुधारात्मक व्यायाम देखे थे, लेकिन यहाँ पे सुधारात्मक के साथ साथ में कैलिस्थेनिक और बिना उपकरण के यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे फार्ट लेग प्रशिक्षण का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, यहाँ पे फार्ट लेग प्रशिक्षण है, इसका दूसरा नाम क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, फार्ट लेग स्वीडिश भाषा का शब्द है फार्ट लेग। तो दूसरा नाम क्या रहेगा प्रश्न नंबर 4 से आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे लोच विकसित करने की सबसे प्रभावी पद्धति है, यानी लोच का मतलब दोस्तों यहाँ पे जिसे फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, लोच को अपन लचीलापन बोलते हैं, ध्यान रखना है। लोच को अपन किस नाम से जानते हैं, लचीलापन, जिसे फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो इसको विकसित या डेवलप करने की कौन सी विधि रहेगी, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, स्लो स्ट्रेचिंग, बेलास्टिक, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5 और सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड इसकी यहाँ पे डेवलपमेंट करने की विधि रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखे दोस्तों। क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखे, शेयर आप क्लास को करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग में विकसित की जाती है। दोस्तों, जो सर्किट ट्रेनिंग है उसमें क्या विकसित की जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फुर्ती, गति, लोच या शक्ति सहनशीलता, सर्किट ट्रेनिंग में क्या विकसित की जाती। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ध्यान रख रहा है, शक्ति सहनशीलता जिसे अपन इंग्लिश के अंदर स्ट्रेंथ एंडोरेंस के नाम से जानते हैं वो विकसित की जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों,
जब मोच हो तब क्या करना चाहिए दोस्तों, जब मोच लग जाती है तब अपने को यहाँ पे क्या करना चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। मसाज, क्रायोथेरेपी, इंफ्रारेड लैंप या इनमें से कोई नहीं। मोच लगने पर दोस्तों पे मोच लगती है, मोच मोच को अपन इंग्लिश में स्प्रेन के नाम से जानते हैं। तो स्प्रेन किस में लगती है, लिगामेंट में लगती है दोस्तों। यहाँ पे बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ता है, लिगामेंट की चोट होती है तो यहाँ पे क्रायोथेरेपी ध्यान रखना है, क्रायोथेरेपी करनी चाहिए, ध्यान रखना है, यानी ठंडी चिकित्सा उसमें काम में लेनी चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, जब पेशी खिंचाव हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। जो मसल्स अगर खिंच जाती है, मसल्स खिंचने पर अपने को क्या करना चाहिए, ध्यान रखना है। मसल्स पुल हो जाती है, खिंच जाती है तो उसे अपन क्या करते हैं, बर्फ़ लगाते हैं, उष्ण जल लगाते हैं, इंफ्रारेड या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों। मसल्स पुल होने पर भी यहाँ पे आइस थेरेपी कर काम में लेते हैं, यानी उस पर ठंडी चिकित्सा बर्फ़ लगाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रतिबंधित दवाइयों की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पे जो वाडा द्वारा जो प्रतिबंधित दवाई है जिसको अपन ड्रग्स के रूप में काम में लेते हैं नशीली दवाइयों में, तो कौन सा नहीं आता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कैफीन, एर्गोनेजिक एसिड, एड्स या निकोटीन या एनाबॉलिक स्टेरॉयड। प्रश्न नंबर 9 बताना है, और प्रश्न नंबर यहाँ पे ध्यान रखना है 9 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। ऑर्गेनिक एड्स होते हैं वो यहाँ पे प्रतिबंधित दवाइयों के अंदर, नशीली दवाइयों के अंदर नहीं आएंगे। साथ ही में कैफीन हो गई, निकोटीन हो गया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, यहाँ पे नशीली दवाइयाँ जो वाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं, नाडा द्वारा प्रतिबंधित दवाइयाँ रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, और क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों। इंटरवेल ट्रेनिंग क्या विकसित करने की एक प्रभावशाली पद्धति है दोस्तों। इंटरवेल ट्रेनिंग जिसे अपन अंतराल विधि के नाम से जानते हैं, अंतराल प्रशिक्षण विधि, वो क्या डेवलप करती है, क्या विकसित करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सहनशीलता, गति, शक्ति या लोच, यानी एंडोरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी क्या डेवलप करती है। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे एंडोरेंस डेवलपमेंट करने के काम आती है इंटरवल ट्रेनिंग। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, सर्किट ट्रेनिंग से क्या विकसित होती है दोस्तों। यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग है, उससे क्या विकसित होती है वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। सर्किट ट्रेनिंग करने पर कौन सी चीज़ यहाँ पे डेवलप होती है, गति, सहनशीलता, शक्ति या लोच शक्ति। प्रश्न नंबर 11 बताना है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सर्किट ट्रेनिंग देने पर जो डेवलपमेंट होती है वो स्ट्रेंथ होती है, ध्यान रखना, स्ट्रेंथ के नाम से इसे जाना जाता है, स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों। यहाँ पे खेल में त्वचा की चोटों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। अगर खेल में त्वचा से संबंधित चोट लग जाती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, यानी स्किन से संबंधित यहाँ पे चोट लगती है तो क्या किस नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे फ्रैक्चर है ये, तो ध्यान रखना है, जो फ्रैक्चर है वो हड्डी से संबंधित होती है, ब्रूज होती है ये भी मांसपेशी से संबंधित है, साथ में कंट्यूजन ये मसल से संबंधित होती है दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 और सही आंसर रहेगा यहाँ पे एब्रेजन, जिसे अपन खरोंच के नाम से जानते हैं, खरोंच जो त्वचा पे लगने वाली चोट रहेगी दोस्तों। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे ऑप्शन, तो आप तुरंत अपना आंसर टाइप कर दें ताकि मेरे बताने से पहले आप आंसर टाइप कर दें। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे उदरवीय अक्ष, जिसे अपन इंग्लिश में ध्यान रखना है वर्टिकल एक्स के नाम से जानते हैं। उदरवीय अक्ष कहाँ से गुजरता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, यानी वर्टिकल एक्स होता है वो कहाँ से गुजरता है दोस्तों। एक्स और प्लेन दो होते हैं, यानी प्लेन के समानांतर 90 डिग्री के कोण पर कौन जुड़ा होता है तो वो एक्स जुड़ा होता है 90 डिग्री के कोण पर। तो वर्टिकल एक्स कहाँ से गुजरता है, जमीन से लंबवत, जमीन से क्षैतिज, एक या दो या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जमीन से लंबवत, ध्यान रखना है, जमीन के वर्टिकल लंबवत यहाँ पे वर्टिकल एक्स गुजरता है, यानी वो ऊपर से नीचे, ध्यान रखना वर्टिकल का मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम यहाँ पे गुजरता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 रहेगा किस प्रकार के लीवर में, ध्यान रखना है, भार यानी जो वजन है वो बल और आधार के बीच में आता है। ध्यान रखना है इसमें कि किस प्रकार का जो लीवर है उसके अंदर जो भार है, रेजिस्टेंस है, वो फोर्स और आधार के बीच में आएगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे सेकंड श्रेणी लीवर, यानी सेकंड टाइप लीवर है उसके अंदर यहाँ पे भार है वो बल और एक्स के मध्य बीच में आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, यांत्रिक प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे यांत्रिकी वह शाखा जो बलों के द्वारा वर्णित होती है, यानी यांत्रिक का मतलब मैकेनिक्स की कौन सी शाखा है जिसके अंदर बलों से संबंधित अपन अध्ययन करते हैं, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, जैव यांत्रिकी या तरल यांत्रिकी। बल से संबंधित ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और सही आंसर रहेगा तो बलों से संबंधित अगर अपन यहाँ पे अध्ययन करते हैं वो काइनेमेटिक्स के अंदर करते हैं, यानी गति के अंदर लगने वाला बल, गति पर बलों का प्रभाव है वो काइनेमेटिक्स के अंदर, यानी बल गति विज्ञान। और काइनेटिक्स होता है दोस्तों वो शुद्ध गति विज्ञान, यानी इसमें सिर्फ गति का ही अध्ययन करते हैं। ये अपने को दोनों फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, न्यूटन के द्वितीय नियम को कहते हैं। दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, यानी न्यूटन ने 3 गति के नियम बताए थे, उसमें से सेकंड जो नियम है लॉ, उसे अपन यहाँ पे बताना है। दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, यानी जड़त्व का नियम से जानते हैं। और न्यूटन का दूसरा जो नियम है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा नियम है उसे अपन एक्शन एंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये तो पहला नियम रहेगा, ये दूसरा नियम रहेगा, और तीसरा नियम इनमें से कौन सा बचा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं, यानी त्वरण का नियम, मोमेंट का नियम, तो इसे अपन मोमेंटम का नियम भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहेगा लॉ ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन भी इसे अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, किस प्रकार के लीवर में, यानी जो उत्तोलक है उसमें बल है वो भार और आधार के बीच में आता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी बल फोर्स है वो भार और एक्स के बीच में आएगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 17 बताना है दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है टाइप थर्ड लीवर है, उसके अंदर यहाँ पे बल है वो अक्ष और आधार के भार के बीच में आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, शारीरिक दक्षता का घटक है, यानी फिजिकल फिटनेस का जो घटक है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 18 के अंदर फिजिकल फिटनेस का घटक कौन सा रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी है, यानी फिजिकल फिटनेस के लिए 5 कंपोनेंट्स, मोटर कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीव्र अंतराल प्रशिक्षण, ध्यान रखना है, तीव्र अंतराल प्रशिक्षण विकसित करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्या विकसित करता है, गति सहनशीलता, विस्फोटक शक्ति, अधिकतम शक्ति या उपरोक्त सभी। तीव्र अंतराल प्रशिक्षण क्या विकसित करता है, प्रश्न नंबर 19 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 19 तीव्र अंतराल प्रशिक्षण है वो विस्फोटक यानी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति जिसे अपन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, वो विकसित डेवलप करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, थकान के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता को क्या कहते हैं, यानी थकान के विरुद्ध भी अगर अपन कार्य कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गति, शक्ति, सहनशीलता, इनमें से कोई नहीं। थकान हो गई और फिर भी अपन उसके विरोध में कार्य कर रहे हैं तो वो कौन सी शक्ति होगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का, उसे अपन एंडोरेंस यानी सहनशीलता के नाम से जानते हैं। थकान के विरुद्ध जो कार्य करने की शक्ति है उसे अपन एंडोरेंस कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 21। और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों, क्लास को शेयर करने में आप बिल्कुल भी कमी ना रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी दोस्तों यहाँ पे 500 से इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे आपको PDF है वो जल्दी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपके नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और जल्दी आपको एग्जाम के आसपास 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 रहेगा शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी
कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ पे शरीर की सबसे शक्तिशाली मसल्स है वो कौन सी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स या फिर बाइसेप्स। सबसे मजबूत मसल्स कौन सी होती है? प्रश्न नंबर 21 का बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है शरीर की जो सबसे शक्तिशाली मांसपेशी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। वैसे जबड़े की मसेटर मसल्स होती है, अपने जबड़े की मसेटर होती है, लेकिन यहाँ पे शरीर अकॉर्डिंग ऑप्शन से देखें यहाँ पे शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी, तो वो यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स रहेगी। ध्यान रखना, भारी बल पैदा करती है क्वाड्रिसेप्स यहाँ पे सबसे रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न यहाँ पे 22, प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बारंबारता पद्धति में, यानी बारंबारता जिसे अपन एक के बाद एक लगातार कार्य करते हैं तो वो बारंबारता रहती है दोस्तों। ऐसी फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं। व्यायाम की तीव्रता बहुत अधिक होती है, व्यायाम की मात्रा कम होती है, एक या दो, दोनों। बारंबारता पद्धति में क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 22 दोस्तों, बारंबारता दोनों प्रकार की हो सकती है, यानी व्यायाम की तीव्रता अधिक भी हो सकती है और व्यायाम की मात्रा इसमें कम भी हो सकती है, दोनों, यानी एक और दो, दोनों इसमें सही आंसर रहेगा दोस्तों। किसी भी प्रकार की अपन बारंबारता अपना सकते हैं, यानी लगातार कम एक्सरसाइज करके या लगातार अधिक एक्सरसाइज करके बारंबारता बना सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा वो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शारीरिक स्थूलता इसकी सहायता से मापी जाती है दोस्तों। यहाँ पे शारीरिक स्थूलता का मतलब है दोस्तों यहाँ पे ओबेसिटी, जिसे अपन मोटापे के नाम से जानते हैं। स्थूलता का मतलब मोटापा, तो इसकी किसकी सहायता से इसे मापते हैं? लेक्सोमीटर, एंथ्रोपोमीटर, टेंसियोमीटर या स्किन फोल्ड कैलिपर। प्रश्न नंबर 23 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्किन फोल्ड कैलिपर के द्वारा अपन शरीर की स्थूलता यानी मोटापे का मापन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों। निम्न में से मेरुदंड की एक चोट कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे मेरुदंड जिसे अपन वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, उसकी एक चोट कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। विदारण, अस्थिभंग, स्लिप डिस्क या संधि च्युति, वो अपने को यहाँ पे इसमें से बताना है दोस्तों। मेरुदंड यानी वर्टिब्रा से संबंधित चोट कौन सी रहेगी? प्रश्न नंबर 24। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्लिप डिस्क की बीमारी होती है, वो वर्टिब्रा मेरुदंड से संबंधित होती है, क्योंकि जो मेरुदंड होती है उसमें 26 वर्टिब्राएं होती है। शुरू के अंदर ये कितनी होती है? तो 33 रहती है, बाद में 26 हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे देखें दोस्तों 25। प्रश्न नंबर 25 को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ दोस्तों, तो आगे आपको आराम से विजिबल हो जाए एक बार, फिर अपन वापस इसको कर देंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 देखें दोस्तों एक बार, एक मानकीकृत प्रशिक्षण में होना चाहिए, यानी एक स्टैंडर्ड जो प्रशिक्षण है, टेस्ट है, उसमें क्या होना चाहिए? केवल वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, या फिर वैधता या वस्तुनिष्ठता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है, एक मानकीकृत एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसमें अपने को क्या क्या होना चाहिए? तो प्रश्न नंबर 25 और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसमें वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, यानी रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और यहाँ पे स्टैंडर्डता होनी चाहिए उसके अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 रहेगा, खेलों में चोटों की खोज, उपचार और पुनर्वास से संबंधित विज्ञान क्या कौन सी होती है? यानी खेलों के अंदर चोट लग जाती है तो उसको अपन चोट को खोजने के लिए, फिर उसको उपचार करने के लिए और फिर वापस ठीक करने के लिए कौन सी साइंस यहाँ पे काम में आती है? किन्शोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा या फिर स्वास्थ्य शिक्षा। प्रश्न नंबर 26 बताना है और सही आंसर रहेगा तो प्रश्न नंबर 26 का वो रहने वाला है। यहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है, खेल चिकित्सा होती है, वो यहाँ पे काम आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों पे, खेल चोटों के उपचार में निम्न में से सामान्य हाइड्रोथेरेपी उपकरण प्रयोग होता है। हाइड्रोथेरेपी में सामान्य उपकरण है वो कौन सा प्रयोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उनके उपचार में सामान्य हाइड्रोथेरेपी उपकरण कौन सा होता है? डायथेरेपी, वर्पूल बाथ, वैक्स बाथ या हॉट पैक। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोथेरेपी का मतलब है जल से चिकित्सा। अब चाहे वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है हाइड्रोथेरेपी।
तो प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे व्हर्लपूल बाथ यानी भंवरी स्नान के नाम से जानते हैं, भंवरी स्नान के नाम से जानते हैं। उसमें ठंडा और गर्म पानी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके प्रशिक्षण उसके ट्रेनिंग के लिए कौन सी विधि का अपन प्रयोग करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। लचीलापन जिसे अपन फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसके डेवलपमेंट के प्रशिक्षण के लिए कौन सी यहाँ पे विधि काम में ली जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 तो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन बेलास्टिक विधि के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना बेलास्टिक विधि। और दूसरी विधि अपन ने देखी थी पहले वाले प्रश्नों में, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, और बेलास्टिक विधि दोनों इसके काम में आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 रहेगा एक अक्षीय संधि का उदाहरण कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे एक अक्षीय संधि है, इसका उदाहरण कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हिंज, सैंडल, कॉन्डिलाइड, सैंडल दोनों या फिर कॉन्डिलाइड, एक अक्षीय संधि का उदाहरण कौन सा है। प्रश्न नंबर 29 बताना है दोस्तों यहाँ पे एक अक्षीय जिसे अपन कब्जेदार संधि बोलते हैं, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसे अपन कब्जेदार संधि भी कहते हैं, यानी एक साइड में खुलने वाली, एक साइड में ही फोल्ड होने वाली चीज जो भी अंग है, जॉइंट है, उसे अपन एक अक्षीय कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 बल का सूत्र है दोस्तों, फोर्स है, फोर्स का सूत्र क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बल का मात्रक क्या है, सूत्र क्या है। बल का मात्रक दोस्तों यहाँ पे न्यूटन होता है, अपन ने देख लिया न्यूटन, लेकिन इसका फॉर्मूला है वो कौन सा रहेगा वो पूछा भी जाता है दोस्तों। और ये लगभग किस में काम आता है, तो दोस्तों यहाँ पे न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, सेकंड नियम है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, उसके अंदर यहाँ पे काम आता है। दूसरा नियम है उसमें काम आएगा। तो प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों F इजिकल टू एम मल्टीप्लाई ए, ध्यान रखना है F इजिकल टू एम मल्टीप्लाई ए, जिसे F का मतलब फोर्स हो गया, M का मतलब मास जिसे अपन द्रव्यमान बोलते हैं, और A का मतलब एक्सेलरेशन, ध्यान रखना है, जिसे अपन त्वरण के वो नाम से जानते हैं। यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये अपने को यहाँ पे इसका याद रखना है प्रश्न नंबर 30 का। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, गति विज्ञान का पिता कौन है। दोस्तों गति विज्ञान जिसे अपन किंशियोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसका पिता है कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। न्यूटन, अरस्तु, गैलन या गैलीलियो। किंशियोलॉजी अपन गति विज्ञान को अपन दोस्तों यहाँ पे किंशियोलॉजी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना किंशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, काइनन प्लस लॉजी। तो प्रश्न नंबर 31 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अरस्तु है वो किंशियोलॉजी का यहाँ पे फादर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, आफर यूथ फिटनेस टेस्ट 1958 में कितने आइटम थे। दोस्तों यहाँ पर आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में जो 1958 है उसमें कितने टेस्ट आइटम थे वो अपने को यहाँ पे बताना है। आफर यूथ फिटनेस टेस्ट में कितने टेस्ट आइटम थे। प्रश्न नंबर 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसमें 1958 के अंदर 7 टेस्ट थे, ध्यान रखना, सॉरी 60 इसमें आइटम थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, लोच के प्रकार है। दोस्तों जो लोच है, लोच का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ध्यान रखना है, लोच को अपन हिंदी में इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों इसके कितने प्रकार होते हैं, 1, 2, 3 या 4। इजी रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो फ्लेक्सिबिलिटी कितने प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों 2 प्रकार की होती है, जिसे अपन एक्टिव और पेसिव, ध्यान रखना है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्टिव, और दूसरी पेसिव फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानी जाती है, यानी सक्रिय और निष्क्रिय। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, और क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 34, काइनेसिस शब्द का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे काइनेसिस शब्द है, इसका अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों किंशियोलॉजी ध्यान रखना है, जो किंशियोलॉजी है दोस्तों वो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, एक काइनन दूसरा लोगस, ध्यान रखना दूसरा लोगस। तो यहाँ पे काइनन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यहाँ पे गति होती है वो काइनन कहलाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, यहाँ पे एर्गोग्राफ मापता है। दोस्तों एर्गोग्राफ है वो क्या मापता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एर्गोग्राफ पेशी का आकार, पेशी की लंबाई, पेशी की शक्ति, पेशी की सहनशीलता, एर्गोग्राफ किसका मापन करता है। दोस्तों पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है वो मायोलॉजी, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है,
और मायोलॉजी के अंदर ही ध्यान रखना है अर्गोग्राफ आता है, तो वो किसका मापन करता है। प्रश्न नंबर 35 के बारे में बताना है। तो प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों, पेशी की स्ट्रेंथ है वो शक्ति है वो अर्गोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है वो कौन सा नहीं है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जो नीचे दिए गए जो सिद्धांत दिए गए उनमें से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को अपन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसका यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, संप्रेषण या अतिव्यापन। प्रश्न नंबर 36 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों अतिव्यापन, यहाँ पे इसका सिद्धांत नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, 2 स्लाइड इसके अंदर है। तो प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, यहाँ पे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है, इसमें 5 मिनट के लिए विषय पूरा किया जाता है। ध्यान रखना है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 5 मिनट के लिए विषय पूरा किया जाता है। यदि इसके कुल पल्स काउंट 250 है तो इसका कितना इंडेक्स होगा, यानी योग्यता इंडेक्स है वो कितनी होगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। थोड़ा सा प्रश्न जटिल है दोस्तों, समझने में दिक्कत आएगी। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 5 मिनट के लिए कोई किसी विषय को अपन पूरा करते हैं, किसी भी टेस्ट को पूरा करते हैं, तो उसकी पल्स रेट अगर आप देखें, पल्स काउंट करते हैं तो वो 250 आई, तो इसकी योग्यता इंडेक्स कितना रहेगा। दोस्तों पल्स किसे कहते हैं, सबसे पहले पल्स काउंट कैसे करते हैं, यानी पल्स के लिए ध्यान रखना है सिस्टोल और डायस्टोल का अंतर होता है, उसे अपन पल्स रेट के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 60, इसकी योग्यता इंडेक्स रहेगा। दैट्स द योग्यता इंडेक्स कितना आएगा, 60 रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न यहाँ पे 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी बार। प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों यहाँ पे मांग है, डिमांड है दोस्तों यहाँ पे, दोबारा से देखिए मांग कोई भी हो सकती है, चाहे वो फिजिकली या मेंटली, यानी शारीरिक और मानसिक कोई सी भी हो सकती है। तो मांग और अनुक्रिया सामर्थ्य में काफ़ी असंतुलन होना, जहाँ पर मांग की पूर्ति में सफलता के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, ये अभिप्राय है, ये अपने यहाँ पे बता रहा है। दोस्तों थोड़ा सा ये प्रश्न साइकोलॉजी रिलेटेड है। मांग और अनुक्रिया सामर्थ्य में काफ़ी असंतुलन होना, जहाँ पर मांग की पूर्ति में सफलता के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 38 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन दबाव के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना है, स्ट्रेस, दबाव, यहाँ पे इसका सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, भूमि घर्षण निर्भर करता है। दोस्तों जो सरफेस का जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो किस पर निर्भर करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। संपर्क के धरातल और धरातल के स्वरूप पर, पदार्थ के स्वरूप और धरातल पर, धरातल के स्वरूप और पदार्थ के स्वरूप पर, धरातल का स्वरूप और घर्षण पर, यानी फ्रिक्शन है भूमि पर जो घर्षण है वो किस पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों संपर्क के धरातल और धरातल के स्वरूप पर, यानी किसी भी वस्तु है उसका संपर्क करने वाला स्थान और जमीन का सरफेस है वो यहाँ पे इसका निर्भर करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे 40। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मात्रा और भार किसी द्रव्य के 2 आयाम है, इनमें से है। मात्रा यानी क्वांटिटी और भार है वो किसी द्रव्य के 2 आयाम है, तो इनमें से क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मात्रा में परिवर्तन होता है किंतु भार अपरिवर्तित, मात्रा निश्चित होती है किंतु भार परिवर्तित, इस प्रकार अपने को यहाँ पे इसमें बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला, ध्यान रखना, मात्रा निश्चित होती है किंतु भार परिवर्तित होता रहता है। मात्रा तो निश्चित होती है लेकिन भार उसमें चेंज होता रहता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 41, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों शरीर में इंसुलिन है इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों इंसुलिन की कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि करती है। तो इंसुलिन की कमी से शरीर में क्या होगा। प्रश्न नंबर 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डायबिटीज यानी मधुमेह रोग, ध्यान रखना है, मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह हो जाता है, तो वो अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 42, अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई है। दोस्तों अस्थि मांसपेशी, इसकी संकुचन इकाई क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी अस्थि मांसपेशी का मतलब है हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशी होती है उसको संकुचन करने की इकाई कौन सी है,
दोस्तों इसे अपन अस्थि मांसपेशी, उसे अपन कंकाली मांसपेशी, एचिक मांसपेशी भी कहते हैं। तो इसकी इकाई कौन सी है वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 42 में। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन सार्कोमेयर के नाम से जानते हैं, यानी मांसपेशी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी अपन इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 रहेगा दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की आधुनिक संकल्पना है वो क्या है? शारीरिक शिक्षा, अपंगों की शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा। आधुनिक संकल्पना का मतलब है दोस्तों यहाँ पे भ्रांति से संबंधित पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 43 का। और सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 43, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाओं द्वारा शिक्षा है, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे अपन शारीरिक शिक्षा मानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, प्रबंधन का मुख्य कार्य योजना है उसमें, यानी प्रबंधन का मुख्य कार्य योजना है उसमें बताना है अपने को, किस में है, यानी मैनेजमेंट है, उसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है? उद्देश्य का निर्धारण तथा संप्रेषण, निर्देशन तथा प्रेरणा, ध्येय निर्धारण, लक्ष्य, बढ़ती या व्यावसायिक विकास। प्रश्न नंबर 44 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो प्रबंधन है मैनेजमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वो ध्येय निर्धारण तथा लक्ष्य कथन, यानी ध्येय का मतलब उद्देश्य से संबंधित होते हैं, उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए और लक्ष्य के यहाँ पे पूर्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। प्रश्न 45 का नीचे आंसर देना है अपने को, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए ऊपर। अधिकतम शक्ति को बढ़ाने के लिए भार मानक ढांचा होता है, यानी अधिकतम शक्ति मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए भार मानक ढांचा होता है। तो कौन सा होता है? भार का अधिक होना चाहिए, भार का मध्यम होना चाहिए, विश्राम मध्यांतर का अधिक होना चाहिए, विश्राम मध्यांतर का कम होना चाहिए। वो अपने को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा? यानी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, वो अपने को यहाँ पे इन ऑप्शंस में से आंसर देना है। प्रश्न नंबर 45 का बताना है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1 और 3। यहाँ पे ध्यान रखना है 1 और 3 इसका सही आंसर रहेगा, यानी अधिक भार होना चाहिए और विश्राम मध्यांतर का भी अधिक होना चाहिए, तब जाके स्ट्रेंथ इसमें निकल के आएगी। ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत लगा दिया है मैंने, थोड़ा सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1 और 4। ध्यान रखना है 1 और 4 इसका सही आंसर निकलेगा, यानी बाहर का भी अधिक होना चाहिए और साथ में यहाँ पे विश्राम मध्यांतर का समय है वो कम होगा, तब जाके यहाँ पे अधिकतम शक्ति मैक्सिमम इंस्टेंट डेवलप हो पाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 रहेगी दोस्तों यहाँ पे वायुधारिता निर्भर करती है, यानी इसे अपन जैवधारिता के नाम से भी जानते हैं। वायुधारिता है वो किस पर निर्भर करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ये रहेंगे दोस्तों, ऑप्शन है वो अपने को यहाँ पे इनमें से बताना है कि वायुधारिता यानी एयर वाइडल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, निर्भर करती है किस पर? प्रश्न नंबर 46 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 का वो रहने वाला है 1 और 4। ध्यान रखना है 1 और 4 मतलब यहाँ पे देखने 1 का मतलब एल्वियोलर आकार और 4 का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है इंटरकोस्टल मांसपेशियों की ताकत है वो जैवधारिता, यानी फेफड़ों के अंदर है वो ऑक्सीजन को रखने की कैपेसिटी है वो इन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 47 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे मानव शरीर की अस्थियाँ किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं। दोस्तों मानव शरीर की जो हड्डियाँ हैं अस्थियाँ वो किस आधार पर डिवाइड की जाती है वो अपने को यहाँ पे इनमें से बताना है। प्रश्न नंबर 47 में बताना है दोस्तों यहाँ पे किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। तो प्रश्न नंबर 47 सही आंसर रहेगा दोस्तों परिमाण और आकार के आधार पर। ध्यान रखना है परिमाण का मतलब बनावट, आकार का मतलब बनावट और परिमाण इनकी जो शक्ति है इसकी लचकता और ताकत के आधार पर दोनों प्रकार से अपन यहाँ पे हड्डियों को डिवाइड करते हैं जिस प्रकार। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48, प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 रहेगा दोस्तों। सही उत्तर बताइए, यहाँ पे सही आंसर अपने को बताना है। कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक बल है, कार्यमान हेतु घर्षण धनात्मक बल है, कार्यमान हेतु घर्षण ऋणात्मक और धनात्मक बल होता है, कार्यमान पर घर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता। प्रश्न नंबर 48 बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे घर्षण से है दोनों ही फायदे मिल सकते हैं। ये भी जैसे मान लो अपन आइस हॉकी खेलते हैं, आइस हॉकी के लिए अगर बर्फ़ सही नहीं है तो नुकसान होगा। दूसरी बात, अपन स्केटिंग खेलते हैं, उस स्केटिंग के लिए सरफेस सही नहीं होगा तो नुकसान होगा। तो घर्षण बल अपने को फायदा भी देता है और नुकसान भी होता है, वो निर्भर करता है दोस्तों यहाँ पे परिस्थिति पर। तो कार्यमान के अनुसार घर्षण ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों। भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ आरंभ हुआ? दोस्तों भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा का प्रथम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय है वो कहाँ हुआ, ये अपने को यहाँ पे बताना है। भारत की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 49 और सही आंसर रहेगा तो भारत के अंदर जो चेन्नई के अंदर जिसे अपन YMCA फिजिकल एजुकेशन का नाम से YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो 1920 में स्थापित हुई थी, वो भारत में प्रथम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 50 रहेगा दोस्तों यहाँ पे। इंटरवल प्रशिक्षण भार आधारित होता है। दोस्तों इंटरवल प्रशिक्षण भार है वो किस पर आधारित होता है? भार की मात्रा, हृदय गति दर, भार की तीव्रता पर, लैक्टिक एसिड संकेंद्रकरण। प्रश्न नंबर 50 बताना है। और इसके बाद में दोस्तों अपन प्रश्न नंबर 50 कर लिए, फिर यहाँ पे अपन 30 क्वेश्चन और करने वाले हैं 1 नंबर से। तो प्रश्न नंबर 50 का आंसर बताना है सबसे पहले तो अपने को। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 50 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इंटरवल प्रशिक्षण भार आधारित होता है, वो ध्यान रखना है 2 और 4। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 2 और 4, मतलब हृदय गति की हार्ट बीट और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल की संकेंद्रण यानी उसकी हृदय जो लैक्टिक अम्ल है उसको सहन करने की शक्ति, इस आधार पर इंटरवल प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे 50 कर लिया है। अब अपन यहाँ पे 30 क्वेश्चन और देखते हैं इंपॉर्टेंट, प्रश्न नंबर 1 से लेकर, तो वो भी अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 अपन क्वेश्चन और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीरियोडाइजेशन संबंधित प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। प्रतियोगिता काल अवस्था किस चक्कर की होती है? दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता काल है वो किस चक्कर की होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रतियोगिता काल के बारे में पूछा गया है दोस्तों, वो किस चक्कर की होती है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो प्रतियोगिता काल होती है वो किस चक्कर की होती है, वो मैक्रो चक्कर की रहेगी दोस्तों। यहाँ पे मैक्रो यानी सबसे पहले कौन सा चक्कर आता है? माइक्रो, फिर मीजो और फिर मैक्रो, यानी लास्ट चक्कर आता है सबसे बड़ा, वो प्रतियोगिता काल से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों अवधिकालीनता, जिसे पीरियोडाइजेशन के नाम से जानते हैं। अवधिकालीनता में प्रशिक्षण तीव्रता को अधिकतम रखते हैं और आयतन को घटते हुए तो कौन सी अवस्था होती है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कि अगर पीरियोडाइजेशन में प्रशिक्षण की अवस्था तो अपन तीव्र रख रहे हैं, ज़्यादा रख रहे हैं, अधिकतम रख रहे हैं, और आयतन है वो घटते क्रम में कम करते जा रहे हैं, तो कौन सी अवस्था आएगी? तैयारी की अवस्था, विश्राम की अवस्था या प्रतियोगिता की अवस्था, कौन सी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 2 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो प्रतियोगिता काल कहलाएगी। यानी इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं तो वो अपने को ध्यान रखना है। यानी अपन क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण की तीव्रता है उसकी स्पीड तो अपन बढ़ा रहे हैं लेकिन ज़्यादा उसमें कार्य कम करवा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रतियोगिता नज़दीक है, टूर्नामेंट नज़दीक रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा विश्राम काल अवस्था चक्र की होती है। दोस्तों विश्राम काल है जिसे अपन संक्रमण काल के नाम से जानते हैं, तो विश्राम काल अवस्था चक्र की होती है। कौन से चक्कर में विश्राम काल आता है वो अपने यहाँ पे बताना है। मीजो चक्र, मैक्रो चक्र, माइक्रो काल या उपरोक्त में से कोई नहीं, विश्राम काल चक्र की होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 3 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं है, वो विश्राम काल की अवस्था कोई सी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ध्यान रखना है जो मैक्रो चक्र है इसमें भी थोड़ी सी विश्राम की अवस्था आती है, माइक्रो चक्र में भी आती है और इनमें भी आती है विश्राम की अवस्था, लेकिन पूर्णतः विश्राम की अवस्था यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर 4, प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी के शिखर प्रदर्शन को व्यवस्थित और नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है, कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? यहाँ पे प्रतियोगिता के दौरान की बात की जा रही है, खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन का हाई परफॉर्मेंस को नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए कौन सी अवस्था रहेगी प्रतियोगिता काल में, तैयारी काल में या विश्राम काल में, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों विश्राम काल होता है, यानी पूर्ण विश्राम उसमें अपन नहीं देते हैं। विश्राम काल में भी अपन थोड़ा सा प्रदर्शन करते रहते हैं, जिसके कारण उसकी हाई परफॉर्मेंस है वो नियंत्रित होता रहे, व्यवस्थित होता रहे, इस कारण अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों, प्रशिक्षण काल 3 सप्ताह से 6 सप्ताह का होता है, ये कौन सा चक्र होता है? यानी 3 से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण है वो कौन सा रहेगा दोस्तों? यहाँ पे माइक्रो, मीजो या मैक्रो, इनमें से कोई नहीं, वो अपने को यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 5 में दोस्तों सबसे छोटा चक्र कौन सा होता है? तो वो माइक्रो चक्र होता है, जो लगभग 6 से 7 दिन या 10 दिन तक हो सकता है। उसके बाद में सबसे 3 से 6 सप्ताह का, तो वो यहाँ पे मीजो चक्कर होता है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा साल भर का वो मैक्रो चक्कर होता है। दोनों अपने को यहाँ पे सभी फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, प्रशिक्षण काल में खिलाड़ी के कौशल अभ्यास के 2 वास्तविक उद्देश्य किसने प्रतिपादित किए? ध्यान रखना है, प्रशिक्षण काल में खिलाड़ी के कौशल अभ्यास के 2 वास्तविक उद्देश्य हैं वो किसने प्रतिपादित किए? चार्ल्स मैटवेव या डार्विन या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे मैटवेयर, यानी जेवी मैटवेयर है, उसके द्वारा यहाँ पे प्रशिक्षण काल से संबंधित 2 वास्तविक उद्देश्य बताए गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न नंबर 7 के बारे में। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 अपने को यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से छोटे दिख रहे हैं, उनको एडजस्ट करना है अपने को। लोगस शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों यहाँ पे लोगस है, इस लोगस का अर्थ क्या है? दोस्तों 2 शब्द अपने को ध्यान देखने को मिले थे, किन्शोलॉजी है, जो किन्शियोलॉजी ध्यान रखना 2 शब्दों से मिलकर बनी थी, काइनन प्लस लोगस, काइनन प्लस लोगस। काइनन का अर्थ अपन ने देख लिया था, काइनन का अर्थ होता है गति और लोगस का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों अध्ययन करना, यानी गति का अध्ययन करना वो गति विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ इसको वापस से। प्रश्न नंबर 8 को थोड़ा एडजस्ट करना है दोस्तों, आपको दिखने में भी दिक्कत आ रही होगी थोड़ी सी। शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों व व्यायामियों के लिए शरीर के बड़े मांसपेशियों समूहों को शक्तिशाली बनाने और ठीक करने के विषय में अथवा उनसे गति को समझने में निम्न विषय सहायक है। कुल मिला के बात यह है कि जो विज्ञान है जो खेल से संबंधित होता है, चोटों से संबंधित होता है, तो उसको कौन से साइंस के अंदर अपन यहाँ पे काम में लेते हैं? शरीर रचना विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, जैव विज्ञान या गति विज्ञान। प्रश्न नंबर 8 बताना है दोस्तों यहाँ पे, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो गति विज्ञान जिसे अपन किन्शोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसमें खिलाड़ी से ध्यान रखना है, खिलाड़ी की शारीरिक व्यायाम और बड़ी मांसपेशियों की उसमें शक्तिशाली बनाने, ठीक करने, चोट लग जाती है, तो सभी से संबंधित यहाँ पे गति विज्ञान रहेगी, किन्शोलॉजी रहेगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 रहेगा, हृदय एक पेशी है ना कि प्राकृतिक ऊष्मा। हृदय एक पेशी है ना कि प्राकृतिक ऊष्मा के जैविक द्रव्य का स्थान, ये किसने कहा है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी हार्ट होता है ये एक पेशी है, मसल्स है, ना कि प्राकृतिक ऊष्मा के जैविक द्रव्य का स्थान, ये किसके द्वारा बताया गया है? प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नाइल्स स्टेनसन, ध्यान रखना नाइल्स स्टेनसन के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स फिलोसोफिया नेचुरलिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ फिलोसोफी मैथमेटिका नेचुरलिसिस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो 1687 के अंदर दिए थे, ध्यान रखना 1687, उसके अंदर यहाँ पे एक किताब लिखी थी जिसे अपन प्रिंसिपल मैथमेटिक्स का फिलोसोफी नेचुरलिसिस के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे ध्यान रखना है न्यूटन की किताब रही, जिसमें 3 गति के नियमों को प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे 50वीं शताब्दी में निम्न वैज्ञानिक ने जल चिकित्सा और भार एवं खिंचाव के प्रयोग के साथ साथ चिकित्सक रखरखाव के प्रचलन को भी व्याख्या की। यानी कौन सा है जो 50वीं सदी के अंदर
जल चिकित्सा जिसे अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं, और भार और खिंचाव से संबंधित जो चिकित्सा है उनके रखरखाव से प्रचलन से संबंधित है। गैलीलियो, न्यूटन, अकरेलियंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 और 86 में रहेगा। दोस्तों पे अकरेलियंस है उसके द्वारा 50वीं सदी के अंदर है वो जल चिकित्सा और भार यानी प्रशिक्षण से संबंधित यहाँ पे चिकित्सा दी गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, 7वीं शताब्दी में निम्न वैज्ञानिक व्यायामों की तीव्र गति के रूप में परिभाषित करते हुए इसे शरीर के अंगों को स्वस्थ करने वाली क्रियात्मक क्रिया माना है। कौन सा वैज्ञानिक है जिसने यहाँ पे क्रियात्मक क्रिया माना है, वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 12 में। और साइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 12, यहाँ पे पॉल एजेंटा है इसके द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है और ये फैक्ट यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। तैराकी के अंग गति विज्ञान में उचित माने जाने वाले तरणशील पिंडों के द्रव्य स्थितिक सिद्धांत को किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं। यानी जो स्विमिंग होती है, इस स्विमिंग में जो अंग गति विज्ञान से संबंधित जो मानक मापदंड है, जो पिंड है, उनके द्रव्य स्थितिक सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 13 और साइंस में रहेगा दोस्तों यहाँ पे अकरेलियंस के द्वारा ही ये भी दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं, जो पिछले 3-4 क्वेश्चन आपको लगभग समझ में भी नहीं आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए प्रश्न है, DSSB से संबंधित क्वेश्चन है, तो राजस्थान में भी रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, निम्न योग मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रण करता है वो कौन सा योग है। यानी मन की चंचलता को समाप्त कर और इच्छाओं को कंट्रोल करने वाला योग कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर 14 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजयोग है, वो मन की इच्छाओं को कंट्रोल कर इच्छाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया गया। भारतीय शारीरिक शिक्षा इंडियन फिजिकल एजुकेशन है, उसमें ड्रिल है, मार्चिंग है। ड्रिल को अपन मार्च के नाम से जानते हैं, मार्चिंग के नाम से। तो इसे अनिवार्य विषय बनाया गया राजा राम मोहन राय, अंग्रेजों द्वारा, बाबर या इल्तुतमिश द्वारा। प्रश्न नंबर 15 बताना है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 15 और आंसर रहेगा दोस्तों पे अंग्रेजों के द्वारा है वो यहाँ पे इसे अनिवार्य बनाया गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई। दोस्तों YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसी की स्थापना कब और कहाँ हुई। इजी रहेगा दोस्तों, आप आसानी से बता सकते हैं। भारत की पहली प्रशिक्षण कॉलेज है, शिक्षण देने के लिए शिक्षकों को वो पहली कॉलेज है ये YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। प्रश्न नंबर 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 1920 चेन्नई मद्रास के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना की और इसके प्रथम प्राचार्य HC बक, ध्यान रखना HC बक इसके प्रथम प्राचार्य थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई। यानी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई वो अपने को यहाँ पे बताना है। कब की गई तो 1920 में चेन्नई के अंदर की गई थी, लेकिन ये स्थापना किसके द्वारा की। प्रश्न नंबर 17 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे HC बक, मैंने बताया है HC बक की स्थापना की और इसके पहले प्राचार्य भी HC बक की थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई। यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे HVPM, ध्यान रखना है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM, जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, अमरावती में हुई थी। और वो कब हुई थी दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा 1914 के अंदर हुई थी, जिस और दो बंधु जिसे अम्बा और अनंत, ध्यान रखना है अम्बा और अनंत वेद के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई थी। इजी रहेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है इसका ऑप्शन अम्बा और अनंत वेद के द्वारा। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अम्बा और अनंत वेद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1914 के अंदर। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रख। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया है। दोस्तों यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद है, इसकी स्थापना कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है।
30, 31, 32 या फिर 34। प्रश्न नंबर 20 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना यहाँ पे 1931 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, 1932 में लखनऊ में क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज की किस देश के सहयोग से खोला गया। ध्यान रखना है किस देश के सहयोग से खोला गया वो अपने यहाँ पे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाता है। सबसे पहले तो लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसकी स्थापना 1932 में भी, और किस देश के, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की सहायता से। अमेरिका की सहायता से यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ 1932 में खोला गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदिवली कब खोला गया। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन ऑफ कांदिवली है वो कब खोला गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। 1935, 37, 41 या 38। प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1938 में फिजिकल एजुकेशन ऑफ कांदिवली, ध्यान रखना है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की वो अपने यहाँ पे बताना है। फिजिकल एजुकेशन कॉलेज ऑफ लाहौर, इसकी स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 23 बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1940 में हेग महोदय के द्वारा, ध्यान रखना है 1940 में हेग महोदय है, इसके द्वारा लाहौर कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया। दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम है उसको कब लागू किया गया वो अपने यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर है ये स्वतंत्र भारत की, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी थी, स्वास्थ्य मंत्री थी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 24, और जो आंसर रहने वाला है 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे 13 से 16 साल की उम्र की लड़कियों के लिए एनसीसी की स्कीम कब लागू की वो अपने यहाँ पे बताना है। एनसीसी की स्कीम कब लागू हुई। दोस्तों एनसीसी वैसे अपन देखें तो 1948 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन यहाँ पे 13 से 16 वर्ष की लड़कियों के लिए अलग से चालू की गई थी। तो प्रश्न मेरे यहाँ पे 25 को बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 1952 के अंदर यहाँ पे शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों में कुल कितने ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेलों में कुल कितने ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया वो अपने यहाँ पे बताना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों में कुल कितने ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। यानी प्राचीन ओलंपिक खेल थे, यानी आधुनिक ओलंपिक खेल कब स्टार्ट हुए 1896। उससे पहले कितने ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया वो पूछा गया है यहाँ पे, कितने ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 293, ध्यान रखना है 293 ईसा तक यहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक का पुनरुत्थान किसके कठिन प्रयासों का परिणाम है। यानी आधुनिक ओलंपिक खेल है, मॉडर्न ओलंपिक, इनको चालू करने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है, किसके परिणामों के प्रयास से ये चालू हुए हैं। प्रश्न नंबर 27 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पियरे डी कुबर्टीन के महोदय के द्वारा आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरुआत की गई थी, इसके कठिन परिणामों से ये दोबारा चालू हुए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे वो अपने यहाँ पे बताना है। इजी रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल है वो कब स्टार्ट हुए थे 1896, 1896, लेकिन कहाँ हुए थे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों एथेंस यानी ग्रीस के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न रहेगा 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक का स्थल किसके द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल है इनका स्थल वो किसके द्वारा निर्धारित होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो स्थान है वो किसको दिया जाता है, शहर को दिया जाता है, किसी देश या किसी महाद्वीप के नाम पर नहीं होता है, लेकिन ये कमेटी है किसके द्वारा इसको स्थान निर्धारित किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है।
चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसके द्वारा, जिसे अपन IOC के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा स्थान निर्धारित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपन इस प्रकार अपन ने टोटल लगभग 79 क्वेश्चन यानी 50 + 29, तो 79 क्वेश्चन ने अपन ने एनालिसिस किया। कितना स्कोर अपन कर पाए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। और दोस्तों लगी जल्दी ही आपको 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिससे आप सेकंड पेपर में आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।